हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर आज आपको अकाउंटेंसी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फिर से कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो इसको कंटिन्यू आगे पढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। सेकंड चैप्टर जब शुरू किया था तो वो सेकंड चैप्टर आपका लेखांकन के सिद्धांतिक आधार यानी थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं उसका बेस क्या है, उसके आधार क्या है। तो पहले हम जो पढ़ते हैं कि जो नॉर्मली आपके एक्सेप्टेड मतलब जो सामान्य लोगों को सामान्य परिस्थिति में हर कंडीशन में जो एक्सेप्टेड होते हैं, जो अकाउंटिंग के सिद्धांत या प्रिंसिपल वो हम एक्सेप्ट आराम से करते हैं, उसको कहते हैं गैप, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हर परिस्थिति हर कंडीशन में आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद है आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि कोई भी अकाउंटिंग का काम करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटिंग के अंदर क्या जो चीज़ें हैं वो फिक्स होती है, उनको करना ज़रूरी होता है। जैसे कि संकल्पनाओं में सबसे पहला बिजनेस एंटिटी, किसी व्यापारिक इकाई का होना ज़रूरी है। जब कोई बिजनेस होगा तभी उसकी अकाउंटिंग का काम हो पाएगा। उसके बाद अगर बिजनेस है तो उसके बाद आपका मनी मेजरमेंट होना ज़रूरी है, मुद्रा का मापन संकल्पना होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपका कंटिन्यू व्यापार चलना ज़रूरी है, 1-2 महीने चला या बंद कर दिया उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। गोइंग कॉन्सेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए आपका हर 1 साल या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली, कोई भी एक गोइंग कॉन्सेंट या लेखांकन अवधि होना ज़रूरी है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट की संकल्पना, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक आपकी लागत निकलना ज़रूरी है, कॉस्ट निकलना ज़रूरी है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का तो उसके एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है और फिर उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले कॉस्ट निकालना ज़रूरी है। फिर है द्विपक्षीय संकल्पना, मतलब ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डबल इफेक्ट लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों की हम एंट्री करते हैं। तो अगला है आगम मान्यता संकल्पना। आगम मतलब हमें बिजनेस कर रहे हैं तो उससे कुछ न कुछ इनकम होना ज़रूरी है। इनकम मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई कर रहे हैं, अपना होम है जो रेंट पे दिया है, तो रेंट पे देने पर उस होम से आपको क्या मिलेगा, रेंट आपकी क्या होगी, आगम मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा। मैचिंग मतलब दो बिजनेस आपके एक जैसे हैं, दो एंटिटी आपकी एक जैसी हैं, या फिर आपके पड़ोस में कोई एक और एंटिटी है, तो उन दोनों के अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं वो सेम होने चाहिए। मैचिंग अगर हम दोनों कंपनियों के डेटा आपस में कंपेयर करें तो वो कंपेरेबल होने ज़रूरी है। तो मैचिंग, अगर आपका काम मैचिंग होगा या समरूपता होगी काम के अंदर तभी आप कंपेयर कर पाओगे। फुल्ली डिस्क्लोजर के अंदर अगर आप अकाउंटिंग के अंदर आपके जो खाते बना रहे हो उसके अंदर अगर कोई एंट्री नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो उसको आप क्या करोगे, उसके फुटनोट बना के, मतलब अकाउंट के नीचे फुटनोट देकर उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसको डिस्क्लोजर में लिखेंगे। अगला रहता है आगम व्यय मिलान। आगम व्यय मतलब आपने कुछ इनकम कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए पहले से कोई एक्सपेंसेस किया है, तो उस एक्सपेंसेस को उस इनकम में से माइनस करके आप अपना प्रॉफिट मिलान करते हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके आप अपना एक्चुअल में जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया उसको आप लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया था। उसके बाद अगला था विवेकशीलता। मैंने कल भी बताया था कि आप भविष्य में जो भी आपके लॉस होने वाले हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके इस साल के प्रॉफिट में से उसके कुछ रिजर्व या कुछ प्रोविज़न बना लो, ताकि फ्यूचर में अगर लॉस हो तो उसकी भरपाई आप अपने प्रोविज़न या रिजर्व में से कर पाएँ। अगला था सारता संकल्पना। सारता मतलब मैटरिटी में आपका क्या रहता है कि आप जो भी लिख रहे हो उसको एक सार रूप में लिखो। आपका जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था उसको वापस रिवाइज कर ले। उसके बाद में वस्तुनिष्ठता संकल्पना, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठ मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एंट्री कर रहे हो उसके प्रूफ होना ज़रूरी है। मतलब आप कोई माल खरीद रहे हो तो उसकी रिसिप्ट है, वाउचर है या इनवॉइस नंबर है, ये सारी चीज़ बिल उसके साथ कनेक्ट होने चाहिए आपकी एंट्रियों के साथ में, कि आपने एंट्री की है तो उस एंट्री को कौन से बेस पे किया है, किस बेस पे आपने वो एंट्री की है, माल खरीदा या बेचा है तो उसके कुछ वाउचर या इनवॉइस नंबर होंगे, उसको आप ऐड करेंगे।
अगला है अकाउंटिंग के सिस्टम। जो अपने इंडिया में अकाउंटिंग के जो सिस्टम है या लेखांकन प्रणाली है वो 3 तरह की है। एक है भारतीय महाजनी बही खाता, जो आपने देखा होगा जनरली रेड बुक में और येलो पेपर अंदर होते हैं, 6-7 सलवटों में वो समेटी जाती है, तो वो आपकी भारतीय महाजनी बही खाता होता है। दूसरा रहता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो ऑल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं, सारे संसार में जिसको यूज़ करते हैं लेखांकन की, यही प्रणाली हम भी अपनी पूरी बुक में यूज़ करेंगे। इसी को हम सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम को, जिसमें दोनों पक्ष की एंट्री मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों यूज़ होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष की एंट्री करते हैं, सामने वाले पक्ष की एंट्री नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि माल खरीदते हैं तो खरीदते टाइम सिर्फ हमने माल कितना खरीदा है हम उसकी एंट्री करते हैं, बदले में हमने उसको पेमेंट किया है कि उधार खरीदा है तो किससे खरीदा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ एक एंट्री करते, सिंगल एंट्री, या तो डेबिट पक्ष करेंगे या क्रेडिट पक्ष करेंगे। तो दूसरा रहता है लेखांकन के आधार। अब हम अगर अकाउंटिंग करते हैं तो किस बेस पे करते हैं। अकाउंटिंग के 2 बेस होते हैं, एक तो होता है ऑन कैश या कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस, मतलब नकद आधार या उपार्जन आधार। नकद मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी हम एंट्री करते हैं, और साथ ही में कैश के अलावा अगर आपका उधार रह गया है तो उसकी भी हम क्या करेंगे, एंट्री करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि जो पैसे आज आए बस उसकी एंट्री कर दो, बाकी का पैसा जब फ्यूचर में मिलेगा तब एंट्री करेंगे। नहीं, हाथों हाथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी था उसकी एंट्री हाथों हाथ पूरी एंट्री करेंगे, चाहे वो उधार हो या रोकड़ हो। तो उपार्जन विधि और नकद विधि। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसका अगला टॉपिक। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं लेखांकन के मानक या लेखांकन मानक या स्टैंडर्ड। आपके अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि जनरली जो भी आपके रूल बने हुए अकाउंटिंग के कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसका बैलेंस क्या रहता है, तो वो चीज़ें होती है इसके अंदर, जो आप आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड मैं बता दूं आपको कि स्टैंडर्ड के अंदर एक आपके इंट्रा फर्म और एक इंटर फर्म 2 क्वेश्चन है। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको हमेशा अपने पेपर में मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट लगा दें इसको कि इंट्रा फर्म किसे कहते हैं या अंतरा फर्म किसे कहते हैं, और इंटर फर्म यानी अंत फर्म किसे कहते हैं। तो इंट्रा फर्म जो हम पढ़ेंगे पहले, अंतरा फर्म या इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म किसे कहते हैं कि आपकी जो 2 अलग अलग कंपनी के डेटा होते हैं, 2 अलग अलग कंपनी के डेटा होते हैं, मतलब ध्यान रखना इंट्रा फर्म के अंदर 2 कंपनी के डेटा को आपस में कंपेयर किया जाता है और उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं। और इंटर फर्म में क्या होता है, आपकी अपनी ही कंपनी, मतलब आपकी खुद का एक ही बिजनेस, आपकी खुद की एक ही कंपनी है, उसी के डेटा को आपस में कंपेयर किया, मतलब 2020 के डेटा और 2090 के या 90 और 80 के 18 या 17 के आपस में अपनी ही कंपनी के डेटा को प्रीवियस डेटा से, मतलब पिछले साल के डेटा से कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं अंत फर्म। और जो इंट्रा फर्म होता है वो अपनी कंपनी के साथ साथ किसी अन्य कंपनी से अपने डेटा को कंपेयर करना इंट्रा फर्म कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लेखा मानक तो हो गया। लेखा मानक की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नीड हुई आपको लेखा मानक की। तो लेखा मानक अगर स्टैंडर्ड नहीं होते तो क्या आपकी अकाउंटिंग हो पाती? नहीं जी भैया, नहीं हो पाती। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होते तो सारों के जितने भी आप वर्ल्ड में जहाँ भी जाएंगे अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड की वजह से सब में एक जैसे हैं। अगर सबके स्टैंडर्ड अलग अलग होते तो क्या सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होती? नहीं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, हमारी स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी कि सबको जो जितने भी अकाउंटिंग का फील्ड है, जहाँ जहाँ अकाउंटिंग होती है, वो सारी की सारी अकाउंटिंग एक तो कंपेरेबल हो एक दूसरे से, और कंपेरेबल तब होगी जब सबकी अकाउंटिंग की मेथड एक जैसी होगी। सब के सब लोग, जैसे आप किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो अगर वही एंट्री मैं किसी और को बताऊँ तो वो भी वहाँ पर उसी चीज़ को डेबिट करे, ना कि क्रेडिट कर दे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सबके एक जैसे होने ज़रूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से डेटा कंपेयर कर पाएंगे। चाहे वो कंपनी आपकी खुद की कंपनी से डेटा कंपेयर करना हो या किसी और कंपनी से डेटा कंपेयर करना हो।
अगला आपका रहता है लेखा मानक की आवश्यकता, मतलब इसको क्या कहते हैं, एएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एएस की प्रॉफिट क्या, आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि आप क्या करें कि सब में एक जैसा हो, सबकी कंपेरेबल कर सके, एक दूसरे से कंपेयर करके आपकी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, अगर सबका मेथड एक जैसा होगा काम करने का तो वहाँ पर ही आप कंपेयर कर पाएंगे। तो सबका डेटा या अकाउंटिंग का सिस्टम एक जैसा करने के लिए और उसको कंपेयर करने में आसानी हो, इसके लिए हमें एएस की ज़रूरत पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी तो इसके प्रॉफिट क्या है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके प्रॉफिट भी निकल जाएंगे कि प्रॉफिट क्या हुआ कि आप हैं जो मतलब एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि हम दोनों के मैचिंग स्टैंडर्ड है, एकदम मैचिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने अपनी एंट्री की है। तो अगर वहाँ पर आपको पता है कि आपने अपना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया है तो सामने वाले ने अगर नहीं किया होगा तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस थे वो आपको फट से पता चल जाएंगे। तो पहला प्रॉफिट ये था। दूसरा प्रॉफिट आप क्या करेंगे, आप जितने भी अपने अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट तैयार किए हैं, उन स्टेटमेंट को आप अपने शेयर होल्डर को या फिर जो आपके लोनर हैं या कुछ मतलब क्रेडिटर हैं, डेटर्स हैं, उनको शो करेंगे, उनको शो कर पाएंगे। तो शो करने से क्या होगा कि वो अगर आपकी कंपनी में मतलब इन्वेस्टमेंट करने में या निवेश करने में, पैसा लगाने में रुचि रखते होंगे या इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके उन फिनेंशियल डेटा को या फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके आपको मतलब कंपनी में कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि ये इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट ये है कि सारी कंपनियों के एक जैसे डेटा होंगे, उनको कोई आप एक अपनी कंपनी के तो डेटा शो नहीं करोगे, मतलब हज़ारों कंपनियों के वो डेटा चेक करेंगे, फिर जो कंपनी अच्छी होगी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। तो सारी कंपनियों को देखने के मेथड उनके पास में एक जैसा ही होगा तो तभी वो एक दूसरी कंपनी को कंपेयर कर पाएंगे। अगर सबके डेटा एक जैसे, मतलब सबकी कैपिटल, अगर सब कैपिटल लिखते हैं तो सारों में कैपिटल वो आराम से चेक कर पाएंगे। सिर्फ लोन चेक करना है तो वो उनको पता है कि कंपनी के कौन से फील्ड में लोन लिखा होगा, लोन की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो सारी कंपनियों की उसी फील्ड को वो चेक करेंगे और उनको लोन की अमाउंट मिल जाएगी कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है, ऋण है या कर्जा है। तो उसी से उनको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इसके लिए आपको मतलब आप अपने डेटा को किसी के सामने प्रस्तुत या प्रकटीकरण करते हैं तो उसमें क्या आपके अगर मेथड या स्टैंडर्ड सबके एक जैसे होंगे तभी वो आराम से उसको चेक कर पाएंगे। अब दूसरा, आप मतलब स्टैंडर्ड अगर एक जैसे होंगे तभी तो आप इंटर या इंट्रा फर्म का जो है तुलना कर पाएंगे। मतलब आप अपनी ही कंपनी में एक जैसे मेथड से काम करेंगे तब तो आप प्रीवियस ईयर से उसको कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो पिछले साल मेथड कुछ और थे और इस साल मेथड कुछ और है, स्टैंडर्ड कुछ और यूज़ कर रहे हो तो फिर आप अपने ही मतलब एंटिटी के डेटा को पिछले एंटिटी ईयर के हिसाब से उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके लिए भी क्या सेम स्टैंडर्ड, सेम एक जैसे इक्वल स्टैंडर्ड पे काम करना होगा। उसी के बाद आप अगर सामने वाली कंपनी या दूसरी आपकी कंपनी और दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो उसमें भी क्या स्टैंडर्ड एक जैसे होने ज़रूरी है, तभी आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाओगे, तुलना कर पाओगे। तो ये तो इसके थे प्रॉफिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रॉफिट। अब इसकी लिमिट्स भी हैं, जैसे इसकी प्रॉफिट है, इसकी नीड हुई, प्रॉफिट हुए, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है कुछ लिमिट्स भी हैं। जो लिमिट्स क्या है वो आपकी मैं बता दूं आपको कि लेखांकन जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें क्या है ऑप्शनल रहता है। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शनल होता है। लाइक जैसे मैं बता दूं आपको, शायद अभी स्टार्टिंग है तो समझ में नहीं आएगा, आगे जाके समझ में आ जाएगा। जैसे अपन कोई फर्नीचर या कोई अपनी मशीन रखते हैं तो उसमें क्या है डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसमें हाश का एक विधि होती है। तो हाश की विधियाँ दो तरीके की होती है, मतलब आप उसको कंटिन्यू यानी क्रमागत विधि से भी लगा सकते हैं, एक स्थिर विधि से भी लगा सकते हैं, मतलब फिक्स्ड मेथड और एक कंटिन्यू मेथड, दोनों से लगा सकते हैं। तो फिक्स मेथड में क्या होता है फिक्स होता है और कंटिन्यू मेथड में हर एक साल बदलता रहता है। तो अब पता नहीं आपकी कंपनी ने कौन सा यूज़ किया और सामने वाली कंपनी ने कौन सा यूज़ किया, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है कि आप जो ऑप्शनल चीज़ें होती है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर आप अपने सहूलियत के अनुसार अपनी अकॉर्डिंग
अपना जो आपको अच्छा लगे या आपको बेटर तरीके से आता है आप उस मेथड को यूज़ करते हैं, और सामने वाला उसके अकॉर्डिंग उसको जो अच्छा लगता है वो अपना उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज़ करता है। तो यहाँ जाके वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड की लिमिट्स बन जाती हैं कि यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो सामने वाला पता नहीं कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगा और हम पता नहीं कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये इसकी पहली लिमिट्स होती हैं। दूसरा आता है इसका मतलब इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको मतलब बहुत स्ट्रांग रूप से फॉलो किया जाता है, बहुत दृढ़ता से इसका पालन किया जाता है। इसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। आपको कितना भी लग जाए कि नहीं यार ये थोड़ा गलत है या कुछ है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसमें चेंज नहीं कर सकते जब तक कि जो स्टैंडर्ड की जो कंपनियां है या सीए इंस्टीट्यूट है या जो आपकी संस्थाएं बनी हुई है जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फिक्स करती है, अगर वो चेंज नहीं करती तब तक आप अपनी तरफ से इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। आपको बस जो बने हुए हैं उसी को फॉलो करना होगा। आपको पता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, फिर भी आप अपनी तरफ से उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। ये इसकी सेकंड लिमिट थी। दूसरा रहता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लीगल रूप से मतलब कानूनी रूप से आपका क्या रहता है, प्रत्यादेश नहीं रहता या उसमें लॉ है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब कानून है जो गवर्नमेंट या जो सरकार के जो रूल है वो आपके इस लेखा मानकों के अंदर अपना इंटरफेयर नहीं कर पाते। भले वो लीगल है कि इनलीगल है, वो बने हुए हैं स्टैंडर्ड, बस आपको उसी को यूज़ करना है, उसमें आपका जो लॉ है वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब दूसरा रहता है लेखा मानकों की प्रयोज्यता, मतलब आपका जो अकाउंटिंग है किस पर एप्लीकेबल होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर एप्लीकेबल होते हैं, किस पर लागू होते हैं या किस पर प्रयोज्यता इसकी होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको पता है कि आप अकाउंटिंग कहाँ करेंगे, जहाँ पर जिस एंटिटी के अंदर जिस काम के अंदर आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी जहाँ होती है वहाँ पर ये लागू नहीं होते। लाइक मैं बता दूँ कोई धर्मशालाएँ हैं या कोई ट्रस्ट है, वहाँ पर क्या आप कोई प्रॉफिट कमाने के लिए उसको नहीं चलाते, तो वहाँ पर आपकी अकाउंटिंग के ये स्टैंडर्ड यूज़फुल नहीं होंगे। आपके ये किस पर एप्लीकेबल होंगे कि जैसे कि कोई आपकी एकल व्यापार है, मतलब आपके पापा की दुकान वगैरह है, तो वहाँ पर ये अकाउंटिंग के रूल लगा के आप काम कर सकते हैं। या पार्टनरशिप फर्म है या कोई मतलब ऐसी ट्रस्ट है जो आपका प्रॉफिट कमाने के लिए लगी हुई है, तो वहाँ पर आप अपना लगा सकते हैं। या होटल्स कंपनियाँ हैं या कोई आपका मतलब 10-15 जन मिल के कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं किसी प्रॉफिट को कमाने के लिए, तो उसमें आपका हो सकता है। कोई जॉइंट वेंचर है या कंसाइनमेंट है, उसमें आप अपनी ये अकाउंटिंग फॉलो करवा सकते हैं। सहकारी समितियाँ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, उसमें आप अपनी अकाउंटिंग के ये लगा सकते हैं। ये आपको अंदर मिल भी जाएगा अपने नोट्स के अंदर, बुक के अंदर, उसको आप यहाँ से देख लेना। अब है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। मतलब आपका क्या होता है, इंटरनेशनल, जो आपने पहले ये पढ़े कि ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं, उसका मैं बता दूं आपको कि ये जो अकाउंटिंग या इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो पहले से फिक्स होते हैं कि पूरे इंटरनेशनल मतलब जो ये आपकी IFRS है जो आपके ये जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है उनको फिक्स करती है, उनको बनाती है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं चेंजेस करने हैं, तो उसके बारे में ये आपको बताती है। इसमें आपको जनरली कुछ नहीं पढ़ना है, कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा है कौन से, वो आपको अपनी नोटबुक में मिल जाएगा कि कैश फ्लो पे या स्टॉक पे कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं। तो अभी ये IFRS को चेंज करके हमने जो अभी नया चल रहा है पैटर्न वो चल रहा है इंडेज का, वो इंडेज का चल रहा है, मतलब आपकी हिंदी वालों का लिखा होगा एंड AS, और जो पुराना था उसको लिखेंगे AS। तो AS और एंड AS मतलब इंडेज IND, इंडेज AS आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो उसकी उस लेखा मानक या उस स्टैंडर्ड पे चल रहा है। तो इसको आप सिर्फ देखना है, इसके आपके स्टैंडर्ड नहीं पूछे जाते। अगला हम पढ़ते हैं अब अपना वस्तुनिष्ठ एवं सेवा कर। आपको पता ही होगा कि सारे टैक्स थे उन टैक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, GST में। अब हमारे जो टैक्स लगते हैं वो GST में लगते हैं।
तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, जीएसटी में क्या होता है। तो पहले याद रखना, एक आपका जो उससे पहले आप जीएसटी को पढ़ने से पहले आपको टैक्स क्या होता है। जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लें। तो हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक जीएसटी है ना, जीएसटी कब लागू हुई उसकी डेट याद रखना चाहिए, और जीएसटी का जो मूल मंत्र है जिसको लगाया गया उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने सारे टैक्स को जीएसटी में चेंज किया है। कौन कौन से टैक्स को जीएसटी में चेंज किया है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले से आपका एक मूल मंत्र है कि एक देश एक कर, मतलब जीएसटी का मूल मंत्र क्या है, एक देश मतलब एक कंट्री और उस पर एक ही टैक्स होना चाहिए। तो एक देश एक कर मूल मंत्र है जीएसटी का। और कब जीएसटी लागू हुई, 1 जुलाई 2017 को हमने जीएसटी फॉलो करना शुरू कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सारे टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको जो कन्वर्ट किए हैं, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उनको कन्वर्ट किया जीएसटी में। तो वो कब लागू हुई जीएसटी, अपने 1 जुलाई 2017 से। अब पहले आप समझिए कि कराधान या टैक्स क्या होता है। टैक्स, हमने टैक्स को दो भागों में, हमारे कराधान या टैक्स हैं जो इंडिया में दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में हम बोलते हैं इनकम टैक्स या आयकर। आयकर मतलब आपकी जो भी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर, मतलब आप बिजनेस चलाते हो, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट के अंदर मतलब उस प्रॉफिट पे अगर कोई टैक्स लगता है तो वो होता है इनकम टैक्स। मतलब आपका प्रॉफिट, आपकी क्या थी, इनकम थी, और उस इनकम पे क्या लगा, टैक्स, तो उसको कहते हैं इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट टैक्स में होता है। बस डायरेक्ट टैक्स में आपका एक इनकम टैक्स ही रह गया। इसी के अगला मैं बताती हूँ आपको इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हमने दो भागों में बांटा है, मतलब इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर को हमने एक तो केंद्र सरकार के जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो सरकार आपकी जो लोकल सरकार लगाती है वो वाले टैक्स। तो हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कितने टैक्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कितने टैक्स हैं वो लिखा है। तो पहले मैं बता दूं कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पहले लगाती थी सेवा कर, मतलब सर्विस टैक्स लगाती थी, प्रोडक्शन टैक्स लगाती थी, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स लगाती थी। सेल टैक्स के बाद अपना सीमा शुल्क, मतलब जो आपकी चुंगी कर या ऑक्टरी फी होता है, सॉरी ऑक्टरी टैक्स होता है, वो लगाती थी सेंट्रल। अब ये कि ये वापस स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी, मतलब आप जब अमेरिका से माल लेके इंडिया में आते हैं तो इंडिया की सीमा क्रॉस की तो वहाँ पे जो सीमा शुल्क लगा वो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद आप इंडिया के अंदर तो आ गए, इंडिया के बाद अगर आपको राजस्थान में आना है तो जैसे ही आपने राजस्थान की सीमा पार की या राजस्थान आने के लिए आपको 2 स्टेट को कवर और करना पड़ा। तो जैसे दिल्ली में घुसे तो दिल्ली की सीमाएं पार की तो दिल्ली वाली जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपका टैक्स लगाएगी। फिर दिल्ली से आप घूमते घूमते 2 स्टेट और कवर करते फिर राजस्थान में पहुंचते हो तो वहाँ पर आपको पर स्टेट की सीमा को पार करने पर उसकी एक ऑक्टरी फी या सीमा शुल्क होता है वो आपको पे करना पड़ता था। तो ऐसे करके आपके टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, तो मतलब एक ही चीज़ पर पता नहीं कितने टैक्स लग जाते थे। तो इस झंझट को मिटाने के लिए क्या किया हमने, जीएसटी को लागू किया। तो जीएसटी कैसे, हमने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टोटल कितने टैक्स लगते थे, 17 टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 17 टैक्स ऐसे थे जिनको हमने जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। अब 17 टैक्स में से 8 टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी में बदल दिए और 9 है जो स्टेट गवर्नमेंट के हमने बदल दिए। अब 9 और 8 इसकी आपको कोई पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि 17 तो हमारे मतलब टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जीएसटी में। और उसके बाद हमने सेंट्रल के कितने किए, 8, और स्टेट के कितने किए, 9। तो ऐसे करके इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जीएसटी में। तो मैं बता दूं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जीएसटी में। फिर हम बढ़ते हैं कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा है। तो जीएसटी को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है राज्य आंतरिक, एक ही राज्य का, और दूसरा है अंतर्राज्यीय, मतलब 2 राज्यों में एक। पहला आप अपना जो भी माल बेचते हैं, खरीदते हैं, आप अपने एक ही राज्य के अंदर, एक ही स्टेट, मतलब आप राजस्थान के अंदर ही अपना माल बेचना, खरीदना, सप्लाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपका जो टैक्स लगेगा वो 2 होगा। 2 तरीके की जीएसटी, मतलब जीएसटी के 3 टाइप है,
CGST, SGST, IGST। GST के 3 प्रकार, CGST, SGST और IGST। तो पहला C का मतलब होता है सेंट्रल और S का मतलब होता है स्टेट। स्टेट हो गया और सेंट्रल हो गया। GST का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। तो आपका एक ही राज्य, एक ही स्टेट के अंदर आप काम कर रहे हो और उसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स लगाती है उसको कहते हैं CGST, और अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसको हम कहते हैं SGST। और इसका कलेक्शन कौन करता है, मतलब ये टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है इसने CGST, तो CGST कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट बोला है SGST है, तो इसकी कलेक्शन कौन करेगा, इसको कौन एकत्रित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी या वो अपने पास लेगी। अब दूसरा रहता है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य मतलब 2 अलग अलग स्टेट में आप अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। मतलब आप 2 अलग अलग स्टेट में, मतलब राजस्थान या गुजरात, राजस्थान या फिर अपना पंजाब के साथ आपका काम चल रहा है, तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। IGST, I मतलब इंटरनल या इंटरनल, GST टैक्स मतलब 2 राज्यों के बीच में। अब इसका कलेक्शन कौन करेगा, तो इसका कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके करेगी। अगर आप किसी स्टेट से रिलेटेड कोई मतलब पेमेंट कर रहे हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कलेक्ट करेगी, और अगर सेंट्रल वाला टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो वो उसको कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल GST आपका कलेक्ट करेगा। तो इसको कलेक्ट दोनों ही करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसको लगा सकती है, ये दोनों के लिए एक जैसा है। और यहाँ पर हमने कहते हैं जो स्टेट लगाता है उसको SGST और जो सेंट्रल लगाता है उसको कहते हैं CGST। तो इस प्रकार से आपका आज का ये टॉपिक पूरा होता है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन, इनकम टैक्स या आयकर, और इनडायरेक्ट में कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स होते हैं वो और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स होते हैं वो। लेकिन फ्यूचर में करंट टाइम या प्रेजेंट टाइम में जो आपके इन टैक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने GST में कन्वर्ट कर दिया। GST कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, CGST, SGST, IGST। CGST में आपके क्या होता है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स होता है, और ये होता है इंटर गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब 2 राज्यों के अंदर लगती है तो वो होती है IGST। और जो अगर एक ही राज्य के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो वो होगी CGST, और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो SGST होगा। और इसको कलेक्ट इसके नाम के अकॉर्डिंग, सेंट्रल लगा रही है तो सेंट्रल कलेक्ट करेगी, इसको इकट्ठा करेगी, और अगर स्टेट लगा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास इस टैक्स को रखेगी। और ये है जो दोनों ही गवर्नमेंट, अगर इसमें IGST कौन लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो वो लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी या उसको लेगी। थैंक यू सो मच। आज का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ और आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में एक्सप्लेन कर दें। ध्यान रखें ये अपना लिख देना, क्योंकि GST कब लागू हुई पूछ सकते हैं, आपका टॉपिक नया है। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक पूरा हुआ, आपको PDF और वीडियो मिल जाएंगे।